नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं गोचर ग्रहों की स्थिति के अनुसार विवाह योग कैसे निर्माण होता है। आज मैं आपको टोटल 10 अलग अलग नियम बताऊंगा। इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि विवाह योग कितना प्रबल है। तो आइए सबसे पहला नियम बताने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर गोचर के गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो विवाह योग उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम धनु लग्न की कुंडली लेते हैं, उसके अंदर सप्तम भाव के अंदर कौन सी राशि है? मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध है, जो नवम भाव पे पड़ा है। मान लो कि गोचर के अंदर गुरु तीसरे भाव में आकर बैठा, तो ये गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से जन्म के बुध को देखेगा, तो यहां पे विवाह योग उत्पन्न होता है। दूसरा नियम बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर गोचर के गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी विवाह योग बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो धनु लग्न की कुंडली है, तो सप्तम भाव में कौन सी राशि आई? मिथुन राशि आई। अगर मान लो कि गोचर के अंदर गुरु 11वें भाव में आकर बैठा, तो ये गोचर का गुरु अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, तो विवाह योग उत्पन्न होगा। तीसरा नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। विवाह सुख का कारक ग्रह कौन है? शुक्र है। जन्म कुंडली के अंदर शुक्र कोई भी राशि में बैठा हो, कोई भी भाव में बैठा हो, और उसके ऊपर गोचर के गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो विवाह योग उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली है और शुक्र सप्तम भाव के अंदर मिथुन राशि के अंदर बैठा है। मान लो कि गोचर के अंदर गुरु लग्न भाव में आकर बैठा, तो ये गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से जन्म के शुक्र को सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो यहां पे विवाह योग उत्पन्न होता है। चौथा नियम लेते हैं। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र कोई भी राशि में बैठा हो, कोई भी भाव के अंदर बैठा हो, और जन्म के चंद्र के ऊपर गोचर के गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी विवाह योग बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र सप्तम भाव के अंदर मिथुन राशि का होकर बैठा है, और मान लो गोचर के अंदर गुरु तीसरे भाव में आकर बैठा, तो ये गोचर का गुरु अपनी पंचम दृष्टि से चंद्र को देखेगा 5वीं दृष्टि से, तो यहां पे विवाह योग उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से नियम देखे जाते हैं। अभी मैं आपको और एक नियम बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर जन्म के चंद्र के ऊपर से अगर गुरु भ्रमण करता हो तो भी विवाह योग बनेगा। जन्म कुंडली के अंदर जन्म के शुक्र के ऊपर से अगर गुरु भ्रमण करे तो भी विवाह योग उत्पन्न होगा। उसके बाद जन्म कुंडली के सप्तमाधिपति के ऊपर से अगर गुरु भ्रमण करे तो भी विवाह योग होगा। सप्तमाधिपति कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी हो सकता है। तो सप्तमाधिपति के ऊपर से अगर गुरु भ्रमण करे तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। छठवां नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। नवमांश कुंडली में हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि नवमांश कुंडली विवाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए देखते हैं। नवमांश कुंडली के अंदर भी अगर सप्तम भाव के ऊपर गुरु की 5वीं गोचर, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर गोचर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी विवाह योग बनता है। मान लो कि नवमांश कुंडली है, उसमें वृश्चिक लग्न है, सप्तम भाव के अंदर वृषभ राशि है। अभी मान लो कि गुरु, गोचर का गुरु 11वें भाव में आकर बैठा है, और ये गोचर का गुरु अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, तो भी विवाह योग उत्पन्न होगा। उसके बाद और आगे जाते हैं कि 7वां नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह कोई भी राशि में बैठा हो, कोई भी भाव में बैठा हो,
और सप्तमाधिपति ग्रह के ऊपर अगर गुरु की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी विवाह योग बनता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में कौन सी राशि है? वृषभ राशि है। वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है, जो पंचम भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा है। मान लो कि गुरु, गोचर का गुरु लग्न भाव में आकर बैठा, तो ये गोचर का गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहा है तो भी विवाह योग उत्पन्न होगा। और आगे जाते हैं भाग्येश की महादशा के अंदर अगर सप्तमेश की अंतर्दशा आ जाए तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। अभी तो देखिए कि नवमाश कुंडली के अंदर भाग्याधिपति ग्रह कौन है? चंद्र है। सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? शुक्र है। तो अगर गोचर के अंदर चंद्र की महादशा चल रही हो और चंद्र की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा आ जाए तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। और एक नियम है कि नवमाश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह की महादशा के अंदर सप्तमाधिपति की अंतर्दशा आए तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। अभी नवमाश कुंडली में लग्नाधिपति ग्रह कौन है? मंगल है। सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? शुक्र है। तो मंगल की महादशा के अंदर अगर शुक्र की अंतर्दशा आ जाए तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। उसके बाद और एक नियम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सप्तमेश की महादशा के अंदर अगर गुरु की अंतर्दशा आ जाए तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। अभी आप देखिए कि नवमाश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? शुक्र है। तो शुक्र की महादशा चल रही हो और उसके अंदर गुरु की अंतर्दशा आ जाए तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। अभी आखिरी नियम में आपको बताने जा रहा हूं कि मान लो नवमाश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह कोई भी हो और सप्तमेश की महादशा चल रही हो और उसमें शुक्र की अंतर्दशा आ जाए तो भी विवाह योग उत्पन्न होगा। उसके लिए हम जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि मान लो धनु लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि का स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया। तो मान लो बुध की महादशा चल रही हो और शुक्र की अंतर्दशा आ जाए तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। और मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि जब भी हम विवाह के बारे में स्टडी करते हैं तो और 2-3 बातें आपको खास बता दूं कि जन्म कुंडली हो या नवमाश कुंडली हो, सप्तम भाव से प्रथम विवाह देखा जाता है, नवम भाव से दूसरा विवाह देखा जाता है, 11वें भाव से तीसरा विवाह देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार नवमाश कुंडली के अंदर भी सप्तम भाव से पहली शादी, नवम भाव से दूसरी शादी और 11वें भाव से तीसरी शादी देखी जाती है। और विवाह का योग देखने के लिए हमें बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला नियम, सप्तमेश ग्रह कहां बैठा है और कौन सी अवस्था में है यह देखना आवश्यक होता है। सप्तमेश ग्रह के साथ कौन बैठा है वो भी जानना जरूरी होता है। सप्तमेश ग्रह के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है वो भी जानना जरूरी है। सप्तमेश कौन से नक्षत्र में बैठा है इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। सप्तमेश ग्रह शुभ कर्तर योग में है या पाप कर्तर योग में है ये भी देखना होता है। सप्तमेश की नवमास में क्या स्थिति है ये भी हम देखते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसका भी अपना महत्व है। जैसे कि मान लो धनु लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर चंद्र शुक्र बैठे हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। उसके बाद सप्तम भाव के पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद सप्तम भाव शुभ कर्तर योग में है या पाप कर्तर योग में है। उसके बाद अगर पुरुष की कुंडली हो तो हमें शुक्र की स्थिति देखनी होती है और अगर स्त्री की कुंडली हो तो हमें गुरु की स्थिति देखनी होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको और भी बहुत सारी बातें बताई है जिससे आपको समझ में आएगा कि विवाह योग कैसे देखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।